कोई क्वेरी है किसी की? मुझे बताइए। हाँ सर एक क्वेश्चन आया हुआ है हिंदू ग्रोथ रेट सर आंसर है जीडीपी। हाँ तो जीडीपी है। हिंदू ग्रोथ रेट एक नाम था, एक साइंस इंडिया में एक इकोनॉमिस्ट थे, देखो मुझे नाम उनका इस समय याद नहीं आ रहा। वो 1970 के दशक के एक बड़े जाने माने अर्थशास्त्री थे। उन्होंने अमेरिका में लेक्चर के दौरान ये कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की दर 3.5 से 4% रहेगी, इससे ज्यादा नहीं रह सकती। और इसका उन्होंने कारण बताया कि भारतीय जो संस्कृति है, स्पेशली हिंदू संस्कृति, उसके मूल में जो बातें हैं वो ही ऐसी हैं कि ग्रोथ रेट को इससे ज्यादा नहीं इंक्रीज किया जा सकता। इसीलिए उन्होंने इसे हिंदू ग्रोथ रेट कहा, 3 से 4%। उस समय इतनी ही ग्रोथ रेट रहती थी। तो इसमें अब वो है क्या, उन्होंने क्या बताने की कोशिश कर रहे थे। देखो हमारे यहाँ पर इंडियन कल्चर में, स्पेशली हिंदू कल्चर में कुछ बेसिक मान्यताएं हैं, जैसे उधार लेने को गलत मानते हैं। इसके अलावा खर्चा कम करने को सही मानते हैं, कम कंजम्पशन करने को सही मानते हैं, कम चीजों का इस्तेमाल करो, इसे सही मानते हैं। ये सारी बातें क्या हैं? ये किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के अगेंस्ट में जाती हैं। अगर आप उधार नहीं लोगे तो निवेश कैसे करोगे? और अगर निवेश नहीं होगा तो उत्पादन कैसे होगा? अगर कंजम्पशन को कम करके रखोगे तो मांग कैसे बढ़ेगी? मान लीजिए लोग नागरिक ये सोचें कि हमें कम चीजें इस्तेमाल करनी है, तो फिर मांग कैसे बढ़ेगी? और अगर मांग नहीं बढ़ेगी तो फिर उत्पादन के लिए कहां से आएगा? तो ये कहा गया कि हिंदू ग्रोथ रेट, इसी को हिंदू ग्रोथ रेट कहा उन्होंने, कि हिंदू संस्कृति में कुछ ऐसी मूलभूत बातें हैं जो कि विकास को यहाँ पर, इससे आर्थिक वृद्धि को इससे ज्यादा नहीं होने देंगी। मैं उनका नाम नहीं मालूम, शायद मैंने लिखाया भी होगा आपको, राजकृष्ण, प्रोफेसर राजकृष्ण, उन्होंने कहा था इसे हिंदू ग्रोथ रेट। एग्रीकल्चर में हम लोग कहाँ तक आ गए थे इसमें? फूड ग्रेन्स की ना? ठीक है, चलो आप इसको याद रखना कि इतने के आसपास रहती है हमेशा, 300 मिलियन टन के आसपास रहेगी, कुछ इससे ज्यादा कुछ इससे कम, इतनी रहती है। नेक्स्ट इसमें लिखना, देखो हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है वो खाद्य तेलों की है। कल उस दिन मैंने बताया था, एडिबल ऑयल्स की है। और इसीलिए भारत में एडिबल ऑयल्स के लिए एक मिशन की भी शुरुआत की गई है, नेशनल एडिबल ऑयल मिशन, नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स, पाम ऑयल उसकी फुल फॉर्म है। मैं आगे लिखवा दूंगा। 2000 शायद पिछले साल ही 2020 में या 20 में 21 में शुरू किया गया था। आप उससे रिलेटेड कुछ डेटा देखते हैं हम। इसमें आप लिखना पहला पॉइंट, भारत विश्व का खाद्य तेलों के मामले में सर्वोच्च आयातक देश है। इंडिया इज लार्जेस्ट इंपोर्टर, ऐसा लिखिए, इंडिया इज लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल्स इन द वर्ल्ड, तथा यह खाद्य तेलों का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है।
तथा यह खाद्य तेलों का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, एंड इट इज ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर, सेकेंड बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ एडिबल ऑयल्स। ये फैक्ट याद रखना, ठीक है। हाल ही के दिनों में खाद्य तेलों के उपभोग में वृद्धि देखी गई है। खाद्य तेलों के उपभोग में वृद्धि देखी गई है। रिसेंटली वी सॉ, ये नोटिस्ड more increment in edible oils, in the consumption of edible oils, जिसका प्रमुख कारण शहरीकरण का विकास है, जिसका प्रमुख कारण शहरीकरण का विकास है। एंड इट्स important reason is urbanization, is increasing urbanization, ठीक है। देखो, रात हम क्लास में चर्चा कर रहे थे कि जब शहरीकरण बढ़ता है, सीधी सी बात है, जब प्रोडक्शन बढ़ेगी शहरीकरण बढ़ेगा, और अगर शहरीकरण बढ़ेगा तो फिर कुछ चीजों की मांग बढ़ जाएगी, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद क्या होंगे, शहर बड़े होने शुरू हो जाएंगे। पहले छोटे शहर डेवलप होंगे, फिर बड़े शहर डेवलप होंगे। खाद्य तेल शहरीकरण को बताते हैं अगर कंजम्पशन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि फास्ट फूड और पैकेज्ड फूड की जो डिमांड है वो बड़े शहरों में ज्यादा होती है, क्योंकि लोग ऑलरेडी या रेडीमेड कुकिंग जो फूड है उसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, और उनमें वनस्पति तेलों का इस्तेमाल ज्यादा होता है। पैकेज्ड फूड में आप देखिए सबसे ज्यादा तेलों का इस्तेमाल होता है। तो इसमें लिखना, यह भारत में बढ़ते खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विषय में भी बताता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विषय में भी बताता है। एंड इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द इंक्रीमेंट इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, या द ग्रोथ इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑल्सो, ठीक है। अब इसमें अगले पॉइंट से एक नोट डाल के लिखना। एक रिपोर्ट आई थी अभी, और उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि 2030 तक भारत में जो खाद्य तेल है उसकी मांग, मतलब कंजम्पशन 14 किलो पर व्यक्ति तक बढ़ जाएगा। एक व्यक्ति एक साल में 14 किलो तेल इस्तेमाल करेगा, खाद्य तेल। 2030 तक इतनी मांग बढ़ सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो प्रोडक्शन है वो कुछ ना कुछ बढ़ाना पड़ेगा। बाकी के जितने भी ऑयल सीड्स हैं सब में तेल की मात्रा कम रहती है, पाम ऑयल में सबसे ज्यादा रहती है। पाम ऑयल में लगभग 46% ऑयल होता है। 1 क्विंटल अगर पाम के बीज है, वो जो गुच्छा लगता है, वो 1 क्विंटल अगर है तो 46 किलो तक उसमें से तेल निकल सकता है। 46% तक उसमें मिलती है वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि बढ़ती हुई मांग को अगर पूरा करना है तो पाम ऑयल का प्रोडक्शन, पाम ऑयल की जो खेती है या पाम की जो खेती है, ताड़ तेल जिसे कहते हैं, उसको बढ़ाना पड़ेगा। और सरकार ने इसीलिए नेशनल एडिबल ऑयल मिशन डैश करके पाम ऑयल, इसकी शुरुआत की 2020-21 में। तो आप अगले पॉइंट में लिखना नोट। अच्छा, नोट लिखवाना है ना, ये चलो रहने दो, वही नोट है। याद रखना कि 14 किलो तक बढ़ सकता है रिपोर्ट के अनुसार। तो ये लिखोगे, लिखो। हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार
हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत में खाद्य तेल की खपत 14 लीटर प्रति व्यक्ति तक हो सकती है। 14 लीटर प्रति व्यक्ति तक हो सकती है। According to a report, the consumption of edible oil could reach up to 14 kg per capita till 2030। इसीलिए सरकार द्वारा, अगले पॉइंट से लिखना, इसीलिए सरकार द्वारा खाद्य तेलों के उत्पादन को या तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास किए। एंड सो गवर्नमेंट try to increase the production of oil seeds। और इसके लिए 2018-19 में एक सरकार ने योजना भी चलाई, एक इनिशिएटिव भी शुरू किया नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के नाम से। लेकिन वो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड से रिलेटेड था। ठीक है ना? तो लिख लीजिए अगले पॉइंट में, उपरोक्त के लिए सरकार द्वारा 2018-19 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन की शुरुआत की। एंड फॉर इट government started National Food Security Mission oil seed in 2018-19। ठीक है? अब इसके लिए क्या किया होगा सरकार ने? देखो, हमेशा टू प्रोंग स्ट्रेटेजी हम लोग लागू करते हैं। टू प्रोंग का मतलब दो लेवल पर, दो स्तरों पर। एक स्तरों पर क्या, निवेश को बढ़ाया जाए, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जाए, अगर किसी भी चीज का उत्पादन बढ़ाना है तो, जैसे हरित क्रांति में हम लोगों ने देखा। और दूसरा ये, अच्छा निवेश के लेवल पर भी कैसे, तो इन्वेस्टमेंट के लेवल पर हम दो तरीके से देख सकते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटीज का प्रयोग किया जाए और नई टेक्नोलॉजी किसानों को दी जाए जिससे उत्पादन बढ़ सके ऑयल सीड का। और दूसरा ये है कि जो उत्पादन हो, मान लीजिए किसानों ने उत्पादन बढ़ा दिया, प्रोडक्शन बढ़ गई, तो उसे फिर सरकार उचित दरों पर खरीद ले, यानी एक मार्केट सिस्टम के साथ जोड़ दिया जाए उसे। उत्पादन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, मान लीजिए किसान को ऐसा बीज दिया गया, ऐसी हाइब्रिड वैरायटी दी गई जो सरसों का उत्पादन ज्यादा कर देती है, तो किसान उसे अडेप्ट करेगा नहीं करेगा। अब मान लीजिए उत्पादन तो हो गया, लेकिन उसे खरीदने की व्यवस्था है नहीं, बाजार है नहीं जहां वो बेच सके जाके, तो क्या आगे अगली बार किसान बोएगा? बिल्कुल नहीं बोएगा। तो दो लेवल पर करना पड़ेगा, एक लेवल पर तो हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा और दूसरे लेवल पर उसे खरीदना भी पड़ेगा। खरीदने के लिए सरकार की नीति है एमएसपी, है नहीं? तो सरकार क्या करे, सरकार ने क्या किया कि एक तरफ तो हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोवाइड कराई किसानों को और दूसरी तरफ उन्होंने एमएसपी निर्धारित किया ऑयल सीड्स का। सबसे ज्यादा इस समय एमएसपी में इंक्रीमेंट अगर कहीं देखने को मिलती है तो ऑयल सीड्स की देखने को मिलती है। 2021-22 में 2020-21 में सबसे ज्यादा अगर दाम किसी चीज के बढ़े, सबसे ज्यादा अगर इंक्रीमेंट कहीं पर देखने को मिला तो तिल के दाम सबसे ज्यादा बढ़े। एमएसपी
तिल का 452 रुपए इंक्रीज हुआ, जो कि सब फसलों से ज्यादा है। ठीक है ना, बात समझ में आई या गई ऊपर से? कितने लोगों को नहीं आई, फिर समझाऊंगा। आ गई? चलिए, तो अगले पॉइंट में लिखना। अब इसी मिशन के अंतर्गत है ये, है ना? देखो सुनो, बड़ी सीधी सी बात है, जब भी कोई मिशन के बारे में पूछना, ये पूछे आपसे कि उत्पादन कैसे बढ़ाएं, ये मान लो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में कुछ पूछना हो, नाम लिखो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, उसके आगे लिखो टू प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटेजी, दो स्तरीय रणनीति। एक स्तरीय रणनीति पे क्या करेंगे, हाईली वैरायटीज प्रोवाइड कराएंगे, दूसरे स्तर पे क्या करेंगे, एमएसपी निर्धारित कर देंगे। हो गया सुधार, कृषि का विकास, किसानों की आय। ये लिख के चले आ, काम हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए लिख लीजिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन के अंतर्गत द्विस्तरीय रणनीति पर, द्विस्तरीय रणनीति को लागू किया गया, द्विस्तरीय रणनीति को लागू किया गया। ठीक है? एट द लेवल ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, एट द लेवल ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड, government started two-pronged policy. Government started two-pronged policy. पहला लिखना, किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त, किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त बीज प्रदान करा के, उच्च गुणवत्ता युक्त बीज प्रदान करा के या करके, टू प्रोवाइड हाई यील्डिंग वैरायटीज, टू प्रॉन्ग्ड PRONGED होगा, टू प्रॉन्ग्ड यानी द्विस्तरीय, दोधारी कहते हैं, टू प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी। फर्स्ट, टू प्रोवाइड हाई यील्डिंग वैरायटीज टू फार्मर्स, हाई यील्डिंग वैरायटीज टू फार्मर्स, और दूसरा by declaring, by increasing the MSP, by increasing the MSP of oil seeds, by increasing the MSP of oil seeds। ठीक है? तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर, तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर, इसमें चाहे आप नोट में लिख सकते हैं कि हाल ही में 2020-21 के अंतर्गत, 2020-21 के अंतर्गत तिल, 2020-21 के अंतर्गत सर्वाधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य, सर्वाधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य तिलों का बढ़ाया गया, तिलों का बढ़ाया गया। Government increase the maximum MSP, minimum support price। तिल को क्या कहते हैं? नहीं, तिल को क्या कहते हैं? ऑयल सीड्स तो सभी ऑयल सीड्स हो गए, तिलहन हो गए। सी से मूंग कहते हैं ना, सेसमम क्या कहते हैं? सेसेमम। हाँ, तो ये लिख लो, सेसेमम। हमें तो नहीं पता है। ये गूगल बाबा क्या पहले ये नियम है
कि सरकार एमएसपी जैसे अगली फसल अब ये जो चल रही है ये रबी की फसल चल रही है, अब आगे खरीफ की बुआई होगी अप्रैल वगैरह में, अप्रैल मई में, तो सरकार खरीफ की फसल के लिए जो एमएसपी निर्धारित करेगी वो अभी कर देगी। फसल बोने से पहले सरकार एमएसपी डिक्लेयर कर देती है फसल का, ठीक है, क्योंकि बोने के बाद करेगा तो क्या फायदा भाई, किसान अगर फसल बोलेगा और एमएसपी डिक्लेयर हो रही है बाद में तो किसान डिलेमा में रहेगा ना। इसलिए नियम ये है 2 बार एमएसपी निर्धारित होती है, खरीफ फसलों की बुआई से लगभग 1 महीना पहले और ऐसे ही रबी फसलों की बुआई के 1 महीना पहले, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट से। अच्छा इसमें एक नोट लिख लीजिए, देखो अभी हाल फिलहाल में ये किया गया लगभग 9.25 लाख तिलहनों के जो बीज हैं उनकी किट्स किसानों को प्रोवाइड कराई गई, हाई यील्डिंग वैरायटीज की 9.25 लाख किटें दी गई। केवल एक डेटा है, लेकिन ये अपनी बात को कहने के लिए है, उसको सत्य सिद्ध करने के लिए जो हमने ऊपर कहा, ठीक है, डेटा के साथ उसे कहेंगे, प्रूव करेंगे। तो लिखना है इसमें नोट में, हाल ही में सरकार के द्वारा 9,25,000 उच्च गुणवत्ता युक्त बीजों की किटें किसानों को प्रदान की गई। रिसेंटली गवर्नमेंट प्रोवाइड 9,25,000 kits of 9,25,000 kits of high yielding varieties, seeds of high yielding varieties this year, ठीक है। अगले पॉइंट से देखना, एक तो सरकार ने किया है ये खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, एक दूसरा ये किया है कि नेशनल पाम ऑयल मिशन की शुरुआत की है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इसका नाम है नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल, पाम ऑयल बैच करके इसकी शुरुआत की 2021 में। और इसमें ये किया गया कि स्पेशली उन क्षेत्रों में जहां पाम ऑयल का जो पेड़ है, ताड़ का जो पेड़ है वो उगाया जा सकता है, उन क्षेत्रों में इसको उगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है लोगों को। जैसे हमारे भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जलवायु ऐसी है जैसे इंडोनेशिया और मलेशिया वगैरह में, जहां खाद्य तेलों में ताड़ तेल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, वहां उत्पादन भी इसका सबसे ज्यादा, हम लोग मंगाते हैं इंडोनेशिया और मलेशिया 2 जगह से हम लोग सबसे ज्यादा ये मंगवाते हैं पाम ऑयल। तो सरकार ने ये किया है कि उन क्षेत्रों में पाम ऑयल को, पाम जो ताड़ है उसके खेती के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा, सरकार का ये मिशन है। अब इसमें एक चीज इसमें नहीं लिखी मिलेगी, देखो कभी भी इकोनॉमिक सर्वे में या किसी भी सरकार के डॉक्यूमेंट में चैलेंज नहीं देखने को मिलेंगे आपको, हमेशा सरकार की तारीफ उसमें देखने को मिलेगी, लेकिन हम लोगों को चैलेंज भी देखने हैं। एनालिटिकल जो व्यू है वो ये कहता है कि केवल अच्छाई नहीं देखो, उसमें चैलेंज भी देखो क्या है। कुछ पर्यावरणविदों का ये मानना है, एनवायरमेंटलिस्ट का, कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में पाम ऑयल की खेती वहां की इकोलॉजी के लिए खतरनाक होगी, वहां के कुछ पेड़ पौधों की जो प्रजातियां हैं उनके समाप्त होने की संभावना है, क्योंकि ये एक फॉरेन प्लांट होगा और किसी फॉरेन प्लांट को अगर किसी एक जगह पर लगाएंगे हम, तो वहां के जो इंडिजिनस प्लांट्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ना ही है। मैंने उसमें आपको एनवायरमेंट में कराया है शायद, इसको कहते हैं एक्सेशन ऑफ अनदर प्लांट, तो एक्सेशन हो सकता है, इकोलॉजी इफेक्ट हो सकती है, ये कुछ वहां पर चिंताएं हैं जो एनवायरमेंटलिस्ट ने दी हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अगस्त 2021 में
अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल डैश करके पाम ऑयल की शुरुआत की। इन अगस्त 2021 India government started national food security नहीं, वहां पर एडिबल ऑयल लिखना गलत हो गया, नेशनल एडिबल ऑयल मिशन, अंग्रेजी वाले लिखिए फिर हिंदी वालों को सही कराता हूं, नेशनल एडिबल ऑयल मिशन और डैश करके पाम ऑयल, नेशनल एडिबल ऑयल मिशन और डैश करके पाम ऑयल। जहां आपने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन लिखा है वहां पर आप लिख लीजिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, खाद्य सुरक्षा नहीं तेल लिख लीजिए उसे। मैंने नहीं बोला अच्छा, नेशनल एडिबल ऑयल मिशन पाम ऑयल, ठीक है, डैश करके पाम ऑयल और लिख लीजिएगा। इस योजना के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों में तथा दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में, जैसे अंडमान निकोबार में स्पेशली, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में तेल ताड़ के पौधों को किसानों को प्रदान किया जाएगा। तेल ताड़ के पौधों को किसानों को प्रदान किया जाएगा। एंड अंडर दिस मिशन government would provide the saplings of palm tree to farmers. ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका पाम ऑयल से संबंधित बातें। जो नया चल रहा है एग्रीकल्चर में हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब दूसरी एक समस्या एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है चीनी की, शुगर की। गन्ना एक सबसे ज्यादा लीडिंग कॉमर्शियल क्रॉप के रूप में उभरा है। देखो, किसी चीज का भी अगर उत्पादन एक लेवल से ज्यादा हो जाएगा तो मैंने आपको बताया था कि बड़ी डिसबैलेंस तो क्रिएट करेगा। चीनी के उत्पादन ने, गन्ने के उत्पादन ने इस क्षेत्र में, जो पहले हरित क्रांति का क्षेत्र होता था, उसमें डिस्टर्बेशन को क्रिएट किया है। किस लेवल पर? एक तो लगातार अगर एक ही फसल उगाई जाएगी तो जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो कम होगी। तो एक तो देखने को मिल रहा है कि सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई। दूसरा, जो पहले ये खाद्य पदार्थों का क्षेत्र होता था, जैसे तिलहन वगैरह या दाल वगैरह बहुत ज्यादा उगाई जाती थी, अब वो नहीं होती। इसलिए एक उस क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया है और खाद्य पदार्थों के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है, अगर वहां पर एक ही क्रॉप उगाई जाएगी तो इन क्रॉप्स की बाकी जो क्रॉप्स है उनमें उत्पादन कम हो जाएगा। इसी के चलते तिलहनों का और दलहनों का भारत में उत्पादन कम होगा। तीसरी कमी, शुगर केन एक वाटर गजलिंग एक क्रॉप है, पानी बहुत चाहिए होता है और पानी के इस्तेमाल में हमारे यहाँ पर या बाकी पूरे भारत में भी 60% पानी का इस्तेमाल हम लोग ग्राउंड वाटर करते हैं एग्रीकल्चर में, 60%, जबकि ग्राउंड वाटर बड़ा लिमिटेड है। पृथ्वी पर कुल पानी का, जो पानी पीने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, उसका शायद 0.76% है ग्राउंड वाटर। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर के लिए, क्रॉप्स वगैरह में। ये स्थिति है कि इस नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में एक साल में जितना ग्राउंड पानी ऊपर से जमीन में नीचे जाता है
उसका हम लोग 150% निकाल लेते हैं। मान लीजिए 100 लीटर पानी बरसात के समय में 100 लीटर पानी जमीन के अंदर गया, एक्वाफिट्स में गया, तो हम लोगों ने 150 लीटर निकाल लिया, तो ग्राउंड वाटर नीचे जाएगा। इसमें इस एरिया में क्या होगा, पानी की कमी हो सकती है, पीने के पानी की कमी हो सकती है, आने वाले समय में एग्रीकल्चर सस्टेनेबल नहीं रहेगी, उत्पादन घटेगा। तो एक समस्या यहाँ पर शुगर केन के साथ ये भी है कि ये वाटर वेजिंग क्रॉप है, इसलिए पूछा गया था वो सवाल, किसी ने मुझसे पूछा था, हाँ हिमांशु ने पूछा। एग्जाम में आजकल इस तरीके के सवाल इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये चैलेंज है, कैसे दूर करें इस चैलेंज को, वही से संबंधित सवाल पूछेगा। तीसरी एक परेशानी ये है इसमें, बेसिकली ये तीसरी परेशानी ना, चीनी का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में जो चीनी के दाम है वो लगातार कम है। अब इंटरनेशनल मार्केट में तो चीनी के दाम कम है, लेकिन यहां पर गन्ना एक पॉलिटिकल इशू भी है, लगातार गन्ने के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे जो मिलर्स हैं, स्पेशली जो कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं एग्रीकल्चर में, उद्योगपति, स्पेशली मिलर्स, शुगर केन मिल वाले लोग, वो लगातार लॉस में है। इससे ये हुआ है कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर में वो घटा है इस बेल्ट में। कोई नई शुगर फैक्ट्री लगी है, बताओ आसपास लगी हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगेगी नहीं, हाँ बंद जरूर हो गई होगी, हमारे वाले देख के भाग रहे हैं लोग, नगला बल को बेच रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक बेसिक कुछ समस्याएं हैं जो एग्रीकल्चर में चीनी के क्षेत्र से संबंधित है। इसके लिए सरकार ने क्या किया है, देखो एथेनॉल ब्लेंडिंग की जो पॉलिसी है वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सक्सेसफुल और सबसे सटीक नीति है इस समय, जो गन्ने की समस्या से या चीनी की समस्या को दूर कर सकती है। डायरेक्ट शुगर सिरप से या शुगर जूस से, केन जूस से डायरेक्ट एथेनॉल बनाना और एथेनॉल को मिक्स करना पेट्रोल में, ये एक बेस्ट ऑप्शन है। इससे दो तीन चीजें होंगी, एक तो चीनी नहीं बनेगी, उसके दाम नीचे नहीं जाएंगे बाजार में, तो मिलर्स को लाभ होगा, वो आसानी से फिर पे कर सकते हैं जो केन एरिया से। दूसरा, इंपोर्ट बिल कम होगा, जो हम लोग कच्चा तेल मंगवाते हैं बाहर से और उसका एक पोर्शन पे रिफाइन करके पेट्रोलियम के, वो कम हो जाएगा। ये माना गया है एक आंकड़ों के अनुसार कि लगभग जैसे हम लोग अभी 7% तक ब्लेंड कर रहे हैं, 7 to 8% तक एथेनॉल ब्लेंड कर रहे हैं पेट्रोल में, लेकिन इसे बढ़ा के 20% तक करने की योजना है। शायद 2022 में ही 10% कर लेंगे और उसके बाद 2025 तक, 23-24 तक बल्कि उसे बढ़ा के 20% करने की योजना है। अगर ये 20% तक ब्लेंड करते हैं हम लोग, तो करीब 20 to 30 बिलियन डॉलर की फॉरेक्स बचेगी साल भर की। इतना कम हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा क्रूड ऑयल। तो सरकार की जो इसमें पॉलिसी है, इस चीनी का से संबंधित या शुगर केन से संबंधित जो क्राइसिस है, उसमें है एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी, है ना। तो एथेनॉल को बढ़िया से तैयार करके जाना। एग्जाम में अगर एग्रीकल्चर में कुछ आएगा तो एथेनॉल से ही पूछेगा आपसे। अब ये मेंस में आएगा, प्रीलिम्स में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये प्रीलिम्स का कुछ भी नहीं हो रहा इसमें, केवल फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए, तो सब मेंस का ही है इसमें विद कॉन्सेप्ट। फैक्ट जरूर प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें अगले पॉइंट पे लिखना, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में गन्ना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गन्ना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी। In Indian agriculture economy, sugarcane plays the most important role. Sugarcane plays a most important role. यह कपास के पश्चात
देखो सबसे बड़ी कैश क्रॉप इंडिया में कपास, कॉटन, उसके बाद दूसरा नंबर है शुगर केन। यह कपास के पश्चात देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। इट इज द सेकंड most important agriculture based industry after cotton। लगभग 5 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाता है। एंड इट प्रोवाइड डायरेक्ट बेनिफिट टू अराउंड 5 lakhs farmers, 5 करोड़ फार्मर्स। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, देखो ये फैक्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है लिखने के लिए। हमेशा याद रखना, भारत में जो चीनी है वो लगभग 30 मिलियन टन के आसपास होती है हर साल, या 3 करोड़ टन के आसपास होती है। हमारे यहाँ जो डिमांड रहती है, खपत रहती है, कंजम्पशन रहती है, वो 2.5 से 2.6 मिलियन करोड़ टन के आसपास रहती है। यानी 26 मिलियन टन के आसपास हमारी खपत रहती है साल भर की। इसलिए हर साल 3 से 4 मिलियन टन एक्सेस में इकट्ठा होता रहता है। इसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा अब इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में चीनी के दाम बहुत कम है, वहां दाम उतने नहीं बढ़ पाते, वहां शुगर बहुत सस्ती है। ये समस्या थी, इससे निपटने के लिए क्या किया गया, एथेनॉल की तरफ गए। तो अगले पॉइंट से लिखना, हाल ही में चीनी आधिक्य की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई। एथेनॉल ब्लेंडिंग माने मिलाना होता है शायद। एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई। रिसेंटली गवर्नमेंट स्टार्टेड ethanol blending program to mitigate the problem of excess sugar production। ठीक है, अगले पॉइंट से लिखना, हाल ही के अनुमानों के अनुसार 2023-24 तक बैलेंस नहीं है, डलवाना पड़ेगा। आईएसडी कॉल हो रही थी, ये चुप हो जाएगा नहीं, बोलता रहेगा ऐसे ही। अच्छा हो जाएगा चुप। आईएसडी कॉल नहीं करनी चाहिए, तो बहुत लंबी होती है। अच्छा आईएसडी कॉल हो जाती है अपने आप, आईएसडी कॉल हो जाती है बस। सॉफ्टवेयर ठीक करा। चलो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रहे थे? नहीं 2023-24 के अनुसार नहीं लिखा होगा।
एक बताओ कोई। हाल ही के अनुमानों के अनुसार 2023-24 में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ भारत 20 से 30 अरब डॉलर भारत 20 से 30 अरब डॉलर के मूल्य के बराबर के कच्चे तेल के निर्यात को मूल्य के बराबर कच्चे तेल के निर्यात को कम कर सकता है। कच्चे तेल के निर्यात को कम कर सकता है। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे India could mitigate by 20% ethanol blending in petrol till 2023 to 24 and 24 about 30 billion forex could be saved from importing of crude oil. अब नहीं पता, वो मैंने पहले मुश्किल से पूरा किया, जल्दी बोल दिया, रह गया सबका हो गया, किसका हो गया पूरा? आराम से बोल दो, एक कोई भी, हाँ बोल दो। And 30 billion forex could be saved from importing of crude oil. Billion, अरब, करोड़ नहीं। 1 मिलियन में कितने क्या होता है? 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो 10 मिलियन बराबर 1 करोड़, और 1000 मिलियन बराबर 1000 मिलियन बराबर 1 मिलियन है ना, 1 मिलियन ना, 1 मिलियन। अरे 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं, 100 मिलियन नहीं होते, 1000 मिलियन होते हैं 1 बिलियन में, ठीक है ना। ऐसे ही 1 ट्रिलियन में 1000 ट्रिलियन होते हैं, 1000 बिलियन होते हैं, ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन नहीं होते। चलिए नेक्स्ट लिखिए, अगले पॉइंट से लिखिए। इसमें हेडिंग डालना है यहां पर एक छोटी सी, सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति, सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें लिखना सरकार की इस नीति के तहत, सरकार की इस नीति के तहत उत्पादकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है, देने का नहीं, दिलाने का प्रयास किया जाता है। Government try to provide profitable price, to provide a profitable price of the produce to producer
of produce to producer by the concept of MSP, minimum support price. इसके अंतर्गत सरकार इस समय 22 कृषि फसलों का MSP निर्धारित करती है। 22 कृषि फसलों का MSP निर्धारित करती है, एंड अंडर इट गवर्नमेंट फिक्स्ड 22 agricultural crops. Government fixed the MSP of 22 agricultural crops. अच्छा, कुल मिला के 23 हो जाएंगी क्योंकि ये गन्ना भी है, लेकिन गन्ने का FRP होता है, MSP नहीं होता, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे। हाँ, इसको लिखना अगले पॉइंट में। इसी के साथ गन्ने का सरकार द्वारा उचित एवं लाभकारी मूल्य निर्धारित किया जाता है। एंड ऑल्सो विद इट गवर्नमेंट डिसाइड फेयर एंड रेम्यूनरेटिव लाभकारी प्राइस ऑफ शुगर केन, FRP कहते हैं इसे ब्रैकेट में। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 23 हो गए। इस प्रकार कुल 23 फसलों को MSP नीति के अंतर्गत रखा गया है। 23 फसलों को MSP नीति के अंतर्गत रखा गया है, एंड सो total 23 crops has been put under the MSP policy. ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, चलो तुम्हें नहीं पता होगा, लिख लो। देखो, सबसे ज्यादा जो MSP निर्धारित किया जाता है क्रॉप्स का, वो खरीफ की फसलों का सबसे ज्यादा होता है। मतलब खरीफ की जो फसलें हैं वो सबसे ज्यादा हैं, 14 हैं जिनका MSP निर्धारित किया जाता है। कौन कौन सी हैं, लिख ली। खरीफ की का क्यों किया जाता होगा? देखो, बरसात के मौसम में खरीफ की फसल माने गर्मियों के मौसम में बोई जाने वाली, और बाद में बारिश आ जाएगी। भारत में बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जो अभी भी कृषि के ऊपर, बरसात के ऊपर निर्भर है कृषि के लिए, इसलिए ज्यादा फसलें उगाई जाती हैं खरीफ में। जब ज्यादा फसलें उगाई जाएंगी तो सरकार किस फसलों के लिए सबसे ज्यादा निर्धारित करेगी? तो ऑब्वियस सी बात है, खरीफ के लिए करेगी। इसलिए 14 फसलें हैं 22 में से जो खरीफ की हैं, जिनका MSP निर्धारित होता है। तो आप इसमें लिख लीजिए, खरीफ की 14 फसलें MSP के लिए निर्धारित। 14 crops of खरीफ has been decided for MSP. ठीक है, नाम लिख लीजिए इनका या नहीं रहने दीजिए? धान पैडी। नेक्स्ट ज्वार, शोरगुम कहते हैं शायद इसे, है ना? शोरगुम, ज्वार को शोरगुम नहीं कहते, क्या कहते हैं फिर? हैं? क्या कहते हैं? ज्वार ही कहते हैं। अरे नहीं, अंग्रेज क्या कहते थे? ये तो हम कहते हैं ज्वार को, शोरगुम ही कहते हैं। SHOR, शोरगुम अंग्रेजी, SHOR GHUM, शोरगुम। बाजरा को क्या कहते हैं? बाजरा क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मिलेट, MILLET, मिलेट। मक्का, और कौन किसे कहते हैं? दानी को क्या कहते हैं? भुट्टा भी कौन, दाना भी कौन? ऐसे कैसे हो सकता है?
दाना कहलाता है कॉर्न, बाकी वो कहलाता है मेज। तो आप लिख लीजिए मेज, एनआईजेडी मेज। नेक्स्ट रागी, इसे नहीं पता मुझे क्या कहते हैं? रागी नहीं है, नहीं रागी होता है कुछ, ये गूगल बाबा से देख लो आप। हाँ सरसों की तरह होता है, लेकिन रागी कहते हैं उसे। राई नहीं, रागी है। कहीं उसे तो नहीं कहते चौलाई को शायद रागी कहते हैं। वो जो चौलाई होती है जिसके आप लड्डू खाओगे अभी तक, क्या है? मिलेट, फिंगर मिलेट। अच्छा फिंगर मिलेट, एक बढ़िया चीज का पता चला, लिखो तो फिंगर मिलेट, फिंगर मिलेट। नेक्स्ट अरहर, अरहर, अरहर को क्या कहते हैं? अरहरी कहेंगे, दाल होती है ना, लेकिन अरहर की दाल अरहरी कहेंगे। अरहरी लिखो आप, इसे तो अरहरी लिख लो, क्योंकि अंग्रेज जो है दाल को दाल ही कहते थे, मतलब दाल को उनके लिए एक ही चीज होती थी, क्या? लेंटिल्स। अब उनको अरहर उड़द का नहीं पता था उनके लिए दाल दाल है। जैसे अभी भी बहुत सारे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, मतलब लोग होंगे जिनसे को क्या बनाया है? दाल। कौन सी बनाई है ये नहीं पता, दो पता है, एक काली एक पीली। कौन सी दाल बनाई? पीली। अच्छा किन किन की स्थिति इतनी दयनीय है? अरे वाह क्या बात, केवल काली पीली दाल का पता है, और भी होती है। हाँ लेकिन हाँ जनरली तीन ही कलर है दाल में, एक काली एक पीली और एक वो ऑरेंज भी है, रेड। वाइट भी है। अरे अंग्रेजों की एक ही थी, उन्होंने केवल लेंटिल बोला, बात खत्म हो गई। तो आप ना अरहर ही लिख लीजिए, अंग्रेजी में ही अरहर। मूंग, मूंग ये ग्रीन होती है, मूंग की दाल। हाँ मूंग, उड़द। नेक्स्ट उड़द, URAD उड़द, ठीक है। नेक्स्ट लिखना मूंगफली। आपको ये काम आएगा प्रीलिम्स में, क्योंकि वो खरीफ और रबी की फसल के अलग अलग करने के लिए पूछ लेता है। वो इनके नाम दे देगा और कहेगा इनमें से छांटो खरीफ की कौन सी है, रबी की कौन सी। मूंगफली पीनट्स। नेक्स्ट सोयाबीन, सोयाबीन को क्या कहेंगे? सोयाबीन ही कहेंगे। और नेक्स्ट लिख लीजिए सनफ्लावर, सूरजमुखी। तिल, वो तिल वही होता है जो भी बोला था। सी से मूंग क्या कह रहे थे? सेसमूंग, सेसमूंग। नेक्स्ट नाइजर सीड, नाइजर सीड, शायद ये पीली सरसों होती है, नहीं वो होता है वो तोरिया, तोरिया का नाम सुना होगा ना? अच्छा ये बताओ किसान कौन कौन है? सभी है या तो? अच्छा तोरिया का नाम नहीं सुना? अरे ना सुनो, नहीं। एक तो होती है सरसों, सरसों बोई जाती है। सरसों अब हो जाएगी। बरसात के मौसम के बाद तोरिया बोया जाता है तेल के लिए। वो बहुत बारीक होता है, वो भी सरसों के जैसा होता है, बस अंतर इतना होता है इसका तो दाना सरसों का मोटा होता है, उसका दाना बारीक होता है थोड़ा इससे। तेल के लिए पहले उसे यूज करते थे। काला होता है नहीं, अदाई अलग होती है, वो तोरिया कहते हैं उसे, नाइजर सीड अंग्रेजी में कह देते हैं। हमारे इधर वाले एरिया में उसे तोरिया कहते हैं। उसके तेल में मतलब मिर्ची बहुत बनती है। पहले गांवों में इस्तेमाल करते थे उसे, लेकिन अब कम करते हैं।
उसका तेल भी ना आपको ग्रीन ग्रीन कलर सा मिलेगा, हरे हरे से रंग का तेल होता है, पीला तेल नहीं होता उसका, हल्का सा मतलब पीला भी होगा नहीं, हरे रंग के होगा। नाइजर सीड हिंदी में कहते हैं तोरिया, TO, अब मुझे नहीं पता इसके नाम है, क्या कहते हैं, काला तिल, उसे नाइजर सीड को, हाँ तो काला तिल क्योंकि वो काले रंग का होता है, ऑब्वियसली ब्लैक कलर का ही होता है वो, लेकिन तेल की तरह इस्तेमाल करते हैं। काला तिल लिख लीजिए अगर गूगल पे ये बता गया तो। हाँ तो नाइजर सीड ही तो बोल रहा हूँ, हिंदी में भी, हाँ तो नाइजर सीड ही लिख रहे हैं। नेक्स्ट लिखो इसमें कपास, लास्ट में कपास, कॉटन, 14 हो गई होंगी। अब इसमें 6 रबी की फसल है जिनका तय किया जाता है मस्ती, रबी की फसल, द रबी क्रॉप्स 6 हैं। गेहूं, व्हीट, जौ, बार्ली, चना, ग्राम, मटर को क्या कहते हैं, और हॉर्स ग्राम क्या होता है, कुटकी, कुल्थी, कहीं अरहर की दाल को तो हॉर्स ग्राम नहीं कहते, क्या कहते हैं, पिजन पी, सही, चलो अरहर लिख दिया हमने, अब ज्यादा चले चक्कर नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट मसूर, मसूर को मसूरी लिखना, सरसों, सरसों को क्या कहेंगे, मस्टर्ड, और एक होता है, अब ये मुझे नहीं पता है, 6 हो गए, 5 हो गए, नहीं मटर इसमें नहीं है, अब वो मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूँ, मटर काट दो इसमें, आप मटर की जगह पर देखो, मुझे ही पता नहीं होता क्या है तो क्योंकि मैंने देखा नहीं, रेप सीड, रेप सीड शायद RAPSEED, शायद ये पीली सरसों होती होगी, रेप सीड, ये दो, अच्छा वो लिया, हाँ वो पीली सरसों है, फिर ये रेप सीड वो पीली वाली सरसों होगी, हाँ पीली सरसों, रेप सीड लिखिए आप, पीली सरसों मत लिखिए, लेकिन वो कलर पीला होता है उसका। ये कितने हो गए, 14 और 6। इसके अलावा 2 व्यावसायिक फसलें हैं, 2 कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं जिनका डिसाइड करते हैं एमएसपी, एक तो है जूट और एक है कोपरा, वो नारियल का गिरी होती है ना अंदर वाली, ये जिसे हम गोला कहते हैं, कोपरा कहते हैं उसे, कोपरा। 2 कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं जिनके डिसाइड करते हैं, तो कुल मिला के 22 हो गए। तो इसमें देख लीजिए नेक्स्ट, कॉमर्शियल क्रॉप्स, कॉमर्शियल क्रॉप्स या व्यावसायिक फसलें, और व्यावसायिक फसलों के आगे जूट और कोपरा, जूट और कोपरा, ठीक है। कोपरा को अगर आप गोला लिखना चाहें तो चलेगा। अब इसमें यहाँ नोट, एक नोट डाल लीजिए, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो तिल के दामों में सबसे ज्यादा वृद्धि की गई इस वर्ष 2021-22 में, तो लिख लीजिए, सरकार द्वारा 2021-22 में सरकार द्वारा 2021-22 में तिल का एमएसपी सर्वाधिक बढ़ाया गया, तिल का एमएसपी सर्वाधिक बढ़ाया गया। गवर्नमेंट इंक्रीज द एमएसपी ऑफ सीसेनुम, क्या होता है वो, सीसेनुम बाय सिस्मुम, सेस्मुम, चलो अगली बात सही हो, सेस्मुम बाय 452 रुपीस पर क्विंटल।
और इसके बाद अरहर और उड़द का नंबर 452 रुपए इंक्रीज किया गया पिछले साल से। ठीक है, अब इसमें नहीं है ये बातें, जो बातें इसमें थी वो मैंने आपको लिखवा दी, ये सब फैक्ट्स थे इसमें। देखो हम लोगों ने ऊपर ये देखा कि 22 फसलें और एक गन्ना, कुल मिला के 23 का सरकार एमएसपी निर्धारित कर रही है। क्या एमएसपी की ये पॉलिसी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को इंक्रीज करेगी, नहीं करेगी? फसल विविधीकरण को बढ़ाएगी, नहीं बढ़ाएगी? मान लीजिए पहले तो ये था कि 2 फसलों का ही एमएसपी हम लोग निर्धारित कर रहे हैं, लेकिन अब 2 के साथ साथ 20 का और करने लगे, तो किसानों को ज्यादा सुरक्षा हो गई। इसके अलावा वो ज्यादा फसल उगा सकता है, ज्यादा प्रकार की फसल उगा सकता है। इससे क्या होगा? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा, है ना? और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ही इस समय आवश्यकता भी है सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के लेवल पर। ठीक है ना ये बात? तो इसको जरा यहाँ पर मेंशन कर लीजिए अगले पॉइंट से एक पैराग्राफ बना के। इस प्रकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की नीति द्वारा सरकार ने फसल विविधीकरण को बढ़ाने का प्रयास भी किया है। सरकार ने फसल विविधीकरण को बढ़ाने का प्रयास भी किया है। एंड सो बाय द एमएसपी पॉलिसी government try to increase the crop diversification जो कि इस समय भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए अत्यावश्यक है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए अत्यावश्यक है। एंड which is much necessary to increase the fertility of soil, ठीक है। अब मुझे ये बताइए एमएसपी के ऊपर अगर 150 शब्द लिखवाए आपसे कोई, तो लिख दोगे बहुत शानदार तरीके से? 150 ही लिखवाए, 150 वर्ड्स। क्या है, क्यों है, कैसे कैसे है, और निष्कर्ष में ये बात लिखी। एमएसपी बता देंगे क्या है, क्यों है ये भी बता देंगे, कैसे कैसे है ये भी बता देंगे। कैसे कैसे में क्या आएगा, ये 22 के 22 छाप देना, और निष्कर्ष में ये, ठीक है ना? हाँ, CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। आप सेकंड आपको वो लिखवाई है 5 ईयर प्लान, उसमें मैंने CACP का जिक्र किया है। वहां पर APC बाद में CACP में कन्वर्ट हो गया, वहां APC था वो, ठीक है। CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस इसकी फुल फॉर्म है। ये रिकमेंडेशन करता है सरकार से और निर्धारित करती है सरकार, कैबिनेट निर्धारित करती है एमएसपी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट से। अगले पॉइंट से लिखना। देखो अगले पॉइंट में हम लोग इरिगेशन से रिलेटेड चीजें देखते हैं। जो इस समय एग्रीकल्चर की एक और समस्या है वो इरिगेशन भी। हमारे यहाँ पर सिंचाई में वाटर लॉगिंग टेक्निक यूज की जाती है। पानी लगाया है किसी ने खेत में? लगाया है? क्या करते हो? ट्यूबवेल चलाया, नाका खोल के छोड़ दिया, पानी भरता रहेगा, और जब उसके बाद वो डोली पार करेगा तब तुरंत बंद होगा, फिर वो पड़ोस वाले के खेत में भी जाएगा, वो लड़ेगा। होता है ना? इसे कहते हैं वाटर लॉगिंग टेक्निक। पानी की सॉइल को केवल उतनी जरूरत होती है कि उसमें नमी बनी रहे, मॉइस्चर बनी रहे।
और मॉइस्चर भी कितनी कितनी गहराई तक होनी चाहिए, तो केवल 4 से 5 सेंटीमीटर तक, केवल इतनी गहराई तक मॉइस्चर हो, चल जाएगा काम। और वो भी मॉइस्चर, पानी ना हो उसमें। जड़ पानी करता क्या है, जनरली न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व करके और जड़ों को प्रदान करने का काम करता है। पानी भरने से उसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो पानी में घुल गए और फिर नीचे चले गए पानी के साथ, जड़ों को नहीं मिले। इसीलिए जिन खेतों में भी वाटर लॉगिंग टेक्निक से पानी लगाया जाता है उनमें पैदावार कम होती है, लागत बढ़ जाती है। लागत क्यों बढ़ेगी? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो है वो जड़ों को मिलेंगे ही नहीं, जितने मिलने चाहिए, जितने आप लगाओगे पानी के साथ नीचे चले जाएंगे। एक चीज। दूसरी समस्या क्या है, जो पानी आपने निकाला खेत पंप से, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हुआ। इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनी, कोयले ने पॉल्यूशन किया, और वो पॉल्यूशन आगे क्या करेगा, क्लाइमेट चेंज को बढ़ाएगा, आपकी खेती को, उत्पादन को कम करेगा। तो अल्टीमेटली कहां से घूम के कहां आ रहा है, आपके ऊपर ही आ रहा है। एक चीज। दूसरी चीज, किसान, ये कोई भी इंसान ये सोचता है कि जो जमीन उसकी है उसके नीचे तक के अधिकार उसी के ही है। मैंने देखा है एक गांव में लोग समरसेबल चलाते हैं, घर घर में पानी के लिए समरसेबल है, समरसेबल चला के भूल जाते हैं, वो चल रहा होता है, पड़ोसियों के भी कपड़े धो देता है, वो चल ही रहा है, पानी खूब बहता है नालियों में। क्यों? क्योंकि वो अपना मौलिक अधिकार समझता है कि वो जो पानी है उसके घर के नीचे का वो उसका, जबकि वो उसका कहां, वो तो पूरी कम्युनिटी का, पूरे समुदाय का पानी है, वो उसका अधिकार थोड़ी है, केवल उसने पंप लगा लिया तो उसका है। इसी तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज हैं पानी के। लगातार वाटर लॉगिंग सिस्टम से इरिगेशन करने में पानी का जल स्तर जो है लगातार घटेगा। अगर जल स्तर घटा तो किसान की लागत बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी, क्योंकि हर साल उसे नीचे कराना पड़ेगा, वो हर साल मेंटेनेंस कराना पड़ेगा। मोरल ऑफ द स्टोरी ओवरऑल ये है कि इरिगेशन में इस समय अगर एग्रीकल्चर में आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आपको इरिगेशन को सस्टेन्ड बनाना पड़ेगा, संपोषणीय बनाना पड़ेगा। गेहूं गिर जाते हैं, बांध दिया करो, जैसे गन्ने को बांध देते हो। जो छोटे बच्चे हैं हर एक में बांध कर मुश्किल है ना। क्यों सर? क्योंकि सर अगर हम पहले बांधेंगे तो उनकी ग्रोथ नहीं होती। अच्छा, ग्रोथ रुक जाएगी, बांधे गेहूं तो ये तो बनते हैं। हाँ, बात सही है। इस समय परेशानी इरिगेशन को से रिलेटेड है। सरकार ने इरिगेशन को लेकर काफी प्रयास किया है, और जो इरिगेशन से लेकर सरकार का एक प्रोग्राम भी है, वो माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देना है। सूक्ष्म जो सिंचाई सुविधाएं हैं उनको बढ़ाना है, जैसे उसमें ड्रिप और स्प्रिंकलिंग जो सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं उनको बढ़ाना है। ड्रिप सिस्टम में क्या है कि जो पाइप है उससे बूंद बूंद पानी डलता है पौधे के ऊपर, तो ये वाटर डेफिशिएंट जो एरिया है उनमें इसी का इस्तेमाल किया जाता है। इससे एक एक बूंद पूरी तरीके से यूटिलाइज होती है। तो सरकार का जो उसमें लोगो भी है, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, जो सरकार का ये कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत एक लोगो भी है। दूसरा है स्प्रिंकलिंग सिस्टम, पाइप फैला दिया जाता है और पूरे खेत में फव्वारों के रूप में वो पानी फैलता है। ये सबसे सही मायने में वाटर एफिशिएंट सिस्टम है, जिन्हें इस समय लगाए जाने की जरूरत है। हमने लगाया था, मैंने लगवाया वो, तो उसको स्प्रिंकलिंग लगवाया था गन्ने में। थोड़ी अजीब बात है, गन्ने में स्प्रिंकलिंग लगवाया। जो हमारे जनरल मैनेजर थे उनसे मैंने बात करी, ये अब की बात नहीं है, ये तो आपको पड़ गया 3 साल पहले। कैसे लगा होगा? उन्होंने पाइप लाए थे वो, और उन्होंने हम लोगों ने जैसे खेत में 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था उसे, और बड़े पाइप उन्होंने 6 पार्ट्स में डाल दिए थे।
फिर उसके बाद उन्होंने छोटे छोटे पाइप्स और डाल दिए। हम लोग क्या करते थे, और उनको डाल के नीचे दबा दिया। हम लोग क्या करते थे कि जब गन्ने की बुआई की तो ये ध्यान रखते थे कि यहाँ पर पाइप है, केवल उन्हीं एरियाज तक वो कर लेते थे। उसके बाद उन पाइप में जो प्रेशर आता था, जैसे पंप लगा हुआ था, वो प्रेशर पाइपों में पानी को चलाता था और उसका इतना अच्छा प्रेशर होता था कि बड़ी दूर तक वो उसको कवर अप कर लेता था। उसको खोल दो, ये निकल जाएगी, दरवाजा खोल दो। देखो खर्चा तो उसका ज्यादा था उस समय, लेकिन सब्सिडाइज रेट पर मिला था। जैसे हम लोगों को 50,000 रुपीज देने पड़े थे 1 एकड़ के लिए। मैंने तो इसलिए लगवाया था जिससे कि बाकी लोग तो देख के करें। मेरा लगवाने का उद्देश्य ये नहीं था। 50,000 मैंने केवल इसलिए खर्च किए कि बाकी लोग जो देखें। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के लोग चलते हैं, उनमें से एक मैं भी था। बाकी लोगों ने भी लगवाने की बात की, तो जो जनरल मैनेजर थे उन्होंने कहा कि आप इसको इंट्रोड्यूस करिए, हो सकता है आपके यहाँ पर कुछ लोग लगा लें। सरकार का दबाव भी था मिल के ऊपर कि आप अपने यहाँ पर, क्योंकि ये वाटर गजलिंग क्रॉप है गन्ना, और इसको लेके परेशानियां थी, तो हम लोगों ने लगाया। लेकिन 2 साल बाद ही घर वालों ने उखाड़ के फेंक दिया। वो क्या लगा है, ये ट्रैक्टर भी नहीं चला पाते, ये नहीं करा पाते, वो नहीं करा पाते। 50,000 उन्होंने बर्बाद कर दी। बाकी लोगों ने भी लगवाया, फिर जो हमने उठवा दिया तो उन्होंने भी उठवा दिया। कुल मिला के मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूँ, देखो कोई भी नया इनिशिएटिव सरकार का, जब भी आप इसमें ये कहें कि क्या किया जा सकता है, क्या किया जाना चाहिए, तो आपको ये लिखना है कि आपको लोगों में जागरूकता पैदा करनी है, टू मेक पीपल मोर अवेयर अबाउट द टेक्निक्स। और कैसे करनी है, तो दिखा के करनी है, बाय डेमोन्स्ट्रेशन, बाय सोर्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। आप उनको दिखाइए, उनको समझाइए, और कुछ एजुकेटेड लोगों के बीच में जाके। अगर अनएजुकेटेड लोगों के बीच में जाके आपने ये बातें करी तो आपकी जान तो और बन जाएगी। तो ये आपको उसमें करना पड़ेगा। फिलहाल तो हम लोग स्प्रिंकलिंग सिस्टम के ऊपर बात करते हैं, सिंचाई के ऊपर, माइक्रो इरिगेशन के ऊपर बात करते हैं। तो अगले पॉइंट में लिखना, भारत में कृषि के समक्ष सबसे बड़ी समस्या सिंचाई सुविधाओं के रूप में प्रस्तुत होती है। The basic problem in India before its agriculture is the challenge of irrigation. भारत में लगभग 60% खेती या कृषि, लगभग 60% कृषि, 60% कृषि भूजल के ऊपर निर्भर है। In India, around 60% of irrigation depend upon ground water, जबकि इसके पश्चात नहरों का स्थान आता है, and after that the canal scheme, ठीक है। परंतु हाल ही के समय में भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण सिंचाई संकट उत्पन्न हुआ है। But recently due to the excess exploitation of groundwater, the crisis in agriculture emerged, ठीक है। उपरोक्त
समस्या के समाधान के लिए, उपरोक्त समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई सुविधाओं की शुरुआत की गई। सूक्ष्म सिंचाई सुविधाओं की शुरुआत की गई। To mitigate the above problem, government took the initiative to increase micro irrigation facilities. अगले पॉइंट से लिखना। देखो अभी नाबार्ड ने इसमें एक कार्यक्रम चलाया है। नाबार्ड के माध्यम से, जो कि कृषि के लिए फाइनेंस करने का काम करता है, नाम सुना है नाबार्ड का? उसने 5,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही है, कोष बनाया है 5,000 करोड़ का, जो कि माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज को डेवलप करेगा गांवों में। तो लिख लेंगे इसमें ही अगले पॉइंट में। इसी के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा 5,000 करोड़ के निवेश के साथ 5,000 करोड़ के निवेश के साथ सूक्ष्म सिंचाई सुविधाओं के विकास का प्रयास किया गया है। So, to facilitate micro irrigation facilities, NABARD create a fund of 5,000 crores for it. 5,000 crore for it. वर्ष 2015-16 में सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई। गवर्नमेंट स्टार्टेड प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना in 2015-16 for the micro irrigation facilities per more crop per drop, लिखो इसमें more crop per drop, ये इसका लोगो है। more crop per drop इसका उद्देश्य वाक्य है। more crop per drop is the logo of it. मोटो लिखो। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है ये, आज का भी लास्ट पॉइंट रहेगा। ड्रिप सिंचाई एवं स्प्रिंकल सिंचाई सूक्ष्म सिंचाई सुविधाओं के अंतर्गत आती। ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकल इरिगेशन केम अंडर द माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज। ठीक है, चलिए यहां तक करते हैं। और